आदाब, हमारी खुसूसी पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में मैं हिना जुबैर आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। लोकसभा इंतखाबात के तहत दूसरे मरहले के लिए कल यानी 18 तारीख को वोटिंग होना है। कल 12 नशिस्तों की 95 सीटों पर वोटिंग होना है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर त्रिपुरा मशरक में चुनाव को मुलतवी कर दिया गया है। वहीं बीजेपी उर्दू के मशहूर शायर मंजर भोपाली को भोपाल में टिकट दे सकती है। उधर उमा भारती ने मुतनाज़ा बयान देते हुए प्रियंका गांधी को चोर की पत्नी तक कह डाला है और एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने एमआईएम वंचित अघाड़ी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की है। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से करवाते हैं आपको रूबरू। तो चलिए इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। जी हां, 18 अप्रैल यानी कल दूसरे मरहले के तहत 12 रियासतों की 95 सीटों पर वोटिंग होना है। इसमें तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार और उड़ीसा की 5, छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 2 और मणिपुर और पुदुचेरी की 1 सीट पर वोटिंग होना है। इसके साथ ही उड़ीसा में 35 असेंबली सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। और आपसे न्यूज़ 18 यही अपील करता है कि अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल जरूर करें, अपने वोट का इस्तेमाल कल जरूर करें। त्रिपुरा मशरक लोकसभा हल्के का चुनाव मुलतवी कर दिया गया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर त्रिपुरा मशरक में चुनाव मुलतवी किया गया। इंतखाबात के दूसरे मरहले में 18 अप्रैल को चुनाव मुनक्किद किया जाना था, जिसे मुलतवी करके 30 अप्रैल को किया गया। महाराष्ट्र में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी रैली से खिताब करते हुए अपोजिशन पर निशाना साधा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। उन्होंने 50-55 साल देश चलाया, क्या किया बताते नहीं। आने वाले 5 साल में क्या करेंगे बताते नहीं। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, बंगाल में जाओ वही सुनाई देगा, उत्तर प्रदेश में जाओ वही सुनाई देगा, कर्नाटक में जाओ वही सुनाई देगा, महाराष्ट्र में जाओ वही सुनाई देगा, बारामती में जाओ वही सुनाई देगा, मरा में जाओ वही सुनाई देगा। क्या सुनाई देता है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। और वहीं कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने केरला के वायनाड में अवामी रैली से खिताब किया। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि ये लड़ाई नजरियात की लड़ाई है और वो मोदी की तरह नहीं जो कि झूठे वादे करते हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के साथ ही रांची पार्लिमानी हलके में इंतखाबी सरगर्मी में तेजी आ गई है। इस सीट से कांग्रेस के कदावर लीडर और साबिक रुकने पार्लिमान सुबोधकांत सहाय और बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ के अलावा बीजेपी के ही बागी लीडर राम टहल चौधरी के आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। किस तरह से आपको दिखाते हैं। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में इंतखाबी सरगर्मियां अपने शबाब पर हैं। रांची पार्लिमानी हलके में सहरुखी मुकाबले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस सीट से कांग्रेस के कदावर लीडर सुबोधकांत सहाय पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। सुबोधकांत सहाय को आजिम इत्तेहाद की पार्टियों की हिमायत हासिल है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार की हैसियत से संजय सेठ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के साथ ही अवामी राब्ता मुहिम और इंतखाबी तशहीर में तेजी आ गई है और दोनों लीडरान एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम राष्ट्रद्रोह राज्यद्रोह का मुकदमा खत्म कर देंगे। क्या मतलब है? इसको आप क्या बनाओगे? जिसको आप पाकिस्तान बनाओगे? रघुवर का लाडला और कहिए कि लाडवर का क्या बोलते हैं वो चुनाव लड़ रहा है। आपके के साथ यहाँ माहौल खराब करने का काम किया है। इसलिए ये लड़ाई भाजपा के अधिनायकवाद से है। उम्मीदवार इसका मतलब नहीं रखता है कहीं से गफलत में मरवाना। भाजपा के नायकवाद सत्ता और रघुवर के तिकड़म और मोदी जब पूरे देश में मीडिया को ब्लैकआउट करा सकता है तो इसके बाद कौन सा तानाशाह और बचा है तानाशाह। बीजेपी के बागी उम्मीदवार राम टहल चौधरी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। मौजूदा रुकने पार्लिमान राम टहल चौधरी पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और पार्टी के सदर के अलावा 5 बार रुकने पार्लियामेंट भी चुने गए हैं। इस बार उन्हें पार्टी ने उम्र का हवाला देकर टिकट से महरूम कर दिया। पार्टी के इस फैसले से नाराज राम टहल चौधरी ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उतरने का फैसला किया है। बागी बना दिया गया। हम तो तैयार किया था 1 नंबर सीट और रांची से केंद्र में सीट देने का, मगर अब केंद्र के नेता ही लोग अपने मन से न कहीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आई, न कोई कमेटी में बीजेपी का आई कि 75 वर्ष को नहीं लड़ाया जाएगा। इनको गलतफहमी हो गया कि भाजपा मैं हो गया, जिसको चाहेंगे देंगे जीत जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या? तो इनको समझ में आ जाएगा, समझ में आना भी चाहिए। इन उम्मीदवारों के अलावा इस सीट से तकरीबन 1 दर्जन से जायद आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन राम टहल चौधरी के इंतखाबी मैदान में आने से रांची पार्लिमानी हलके में सहरुखी और दिलचस्प मुकाबले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हलके में 6 मई को वोट डाले जाएंगे। अब देखना यह है कि इस हलके के 16 लाख वोटर्स किस उम्मीदवार के हक में फैसला करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल में चकदाहा से तृणमूल कांग्रेस की एमएलए रत्ना घोष का एक वीडियो वायरल हुआ और इसमें वो पार्टी कारकुनान को इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को बाकायदा मारने की हिदायत दे रही हैं। ये वीडियो गुज़िश्ता दिनों समरौली में एक बंद कमरे में हुई मीटिंग का है। জিততে গেলে ন্যায় অন্যায় গণতন্ত্র বলে কোনো কিছু নেই। যুদ্ধে জিততে হবে, তার জন্য যে পদ্ধতি যেখানে দরকার সেই পদ্ধতি সেখানে প্রয়োগ করবেন। তীব্রতারা আছে, এখানে জাকিররা আছে, সবাই আছে, আপনারা সবাই আছেন। আপনারা নির্বাচন করে 2016 দেখিয়েছেন। আমি দেখেছিলাম সেন্ট্রাল ফোর্সের তাড়া খেয়েছিলেন, মার খেয়েছিল আমাদের ছেলেরা, রক্তাক্ত হয়েছিল। এবারের চ্যালেঞ্জ আরো বেশি, কোনো ভয়ের কারণ নেই। আমি তীব্রতাদের সঙ্গে প্রত্যেকটা অঞ্চলের বুথে বুথে থাকবো। সেন্ট্রাল ফোর্স আমরা পাত্তা দেব না। প্রয়োজন হলে যেখানে বাড়াবাড়ি করবে আমাদের মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বকে বলবো ছাতা হাতে নিয়ে সেন্ট্রাল ফোর্সকে তাড়া করে এলাকা ছাড়া করে দেবে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। लीडरों की जुबान है कि बेकाबू होती ही जा रही है। मरकजी वजीर और बीजेपी के कदावर लीडर उमा भारती ने कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के लिए अब एक मुतनाज़ बयान दे डाला। उमा भारती ने मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी को चोर की पत्नी तक कह डाला। जिसका पति चोरी के आरोप में हो वो उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको। और वहीं बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके अपने चुनाव न लड़ने की जानकारी दी। दरअसल इंदौर सीट से सुमित्रा महाजन के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद कयास आ रही थी कि बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से मैदान में उतार सकती है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को आज वाज़ेह कर दिया कि वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शरद यादव ने ट्वीट के जरिए इत्तेहाद के कारकुनों और खुद की जान पर खतरे की तशवीश जाहिर की है। शरद यादव ने ट्वीट कर एक बार फिर मरकजी और रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। शरद यादव ने
ट्वीट किया है कि मरकजी और रियासती हुकूमत इक़्तिदार में कायम रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमारे कारकुन नीरज निराला पर गोली चलाई गई, वो जख्मी है, उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की जाए। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार और मशहूर फिल्म अदाकार रवि किशन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और अपनी इस बातचीत में उन्होंने कहा कि ये इंतखाब काफी अहमियत का हामिल है। उन्होंने अजीम इत्तेहाद पर भी अपने खास अंदाज में किस तरह से निशाना साधा, आपको दिखाते हैं। प्रोफाइल सीट है जहां से भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन को प्रत्याशी बनाया गया। आज उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। हमारे साथ वो मौजूद हैं। कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं गोरखपुर सीट पर? कोई चैलेंज नहीं है। देखिए, एक तो गोरक्षनाथ बाबा का आशीर्वाद है, योगी जी का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी के कार्यों का आशीर्वाद है, देश प्रेम में लीन है पूरा देश, और ये इतना अद्भुत चुनाव है कि पूरे विश्व की नजर इस चुनाव पर है। तो हमको नहीं लगता, बस हमको हर दरवाजे जाके नॉक करना है और प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, जो योजनाएं गांव किसान के लिए, देहात के लिए दी हैं, उसको जनवाना है हमको। योगी जी के कार्यशैली को जनवाना है, क्योंकि अपोजिशन अपने स्वार्थ में बहुत चीज भुलवा देता है। सब कुछ भूल जाना, ये मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी जी को लाना है आपको, और अद्भुत तरीके से लाना, नहीं तो देश के टुकड़े कर देंगे लोग। जो विचारधारा चल रही है, इतना बड़ा गठबंधन बना है, जो ये देश को पूरा नोचने के चक्कर में जो बना है, देश को इसको बदलना चाहते हैं, पता नहीं, इस अद्भुत देश को बदलना चाहे, इसकी संस्कृति बदलना चाहते हैं लोग। एक सवाल और आपसे कि वहीं कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल कहते हैं कि पीएम दलित कार्ड खेल रहे हैं। हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने कपिल सिब्बल से खास बातचीत की। नेता कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, जो ताजा बयान अभी पीएम मोदी का आया है, दलित राजनीति करने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि सभी दलितों का अपमान किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं उनके इस बयान को? ये भी एक नीच राजनीति है, क्योंकि राहुल गांधी ने यही कहा था कि मोदी जी नीच राजनीति को अपनाते हैं। तो उनको मालूम है कि नीच राजनीति का मतलब क्या है। ये तो मोदी जी को भी मालूम है, हिंदी तो अच्छी जानते हैं और समझते भी हैं। तो ये इसको कास्ट कलर क्यों दे रहे हैं, कास्ट कार्ड क्यों पे कर रहे हैं? ये भी अपने आप में एक नीच राजनीति है। इसमें क्या दलितों के साथ क्या लेना देना है? और प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि आपने दलितों के लिए आज तक क्या किया? जब दलित लिंच हो रहे थे तो आप तो खड़े भी नहीं हुए, आपने तो कोई बयान भी नहीं दिया। आपकी पार्टी तो हमेशा दलितों के खिलाफ काम करती रही है, विरोध करती रही है, चाहे वो प्रमोशन का मामला हो, हमेशा आपने विरोध किया। तो आप ऐसी बातें मत करो। जो आम आदमी की समस्या हैं उनके बारे में बात करो, जो अच्छे दिन आप दिखाना चाहते थे उनके बारे में बात करो, क्यों नहीं दिखाए? जो 15 लाख देना चाहते थे उनके बारे में, सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए उसके बारे में बात करो, और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनको आपने खत्म कर दिया उसके बारे में बात करो, स्वच्छ पानी के बारे में बात करो, स्वच्छ हवा के बारे में बात करो। लेकिन आपकी राजनीति में स्वच्छता है ही नहीं, तो आप बात कैसे करोगे? सर, गिरिराज सिंह के ट्वीट को किस तरह देखते हैं? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिन्ना के एजेंडा को भारत में लाने का काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ को गले किसने लगाया था? वहां इनके लोग बिरयानी, पाकिस्तान में बिरयानी कौन खा रहा था? जब वे वहां जन्मदिन पे गए थे, तोहफे लेकर गए थे, तो हम गए थे। और इमरान खान साहब इतनी नजदीकी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इनकी मिली भगत है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुलबर्गा के अक़लियती तबके में मौजूदा इलेक्शन को लेकर अदम दिलचस्पी देखी जा रही है। अक़लियती तबके का मानना है कि कोई भी सियासी जमात या नुमाइंदा उनके हुकूक की सही तर्जुमानी कर ही नहीं रहा, और इसी को लेकर यहाँ के मकामी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी का जायजा लिया वहां मौजूद हमारे रिपोर्टर ने। हल्का लोकसभा गुलबर्गा में अक़लियतों को बादशाह घर का मौक़िफ़ हासिल रहा है। 20% अक़लियतें मुत्तहिदा तौर पर यहाँ वोट करती आई हैं। माजी के मुकाबले में इस बार यहाँ की अक़लियतों में इंतख़ाबात के ताल्लुक से जोशो खरोश नहीं देखा जा रहा है। वोटिंग के अमल से लाताल्लुक़ी और नोटा की आवाज़ें भी गुलबर्गा की अक़लियतों में सुनी जा रही हैं। दानिश्वर तबका इस पर तशवीश का इजहार कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ का रिजल्ट बताता कि बीजेपी बहुत ही तेवर उसके बहुत बदले हुए थे। कहाँ 5-7 हज़ार वोट लेने वाली बीजेपी 58,000 वोट ली थी नॉर्थ में। तो अगर यही अंदाज अब भी रहा उनका, तो कोई ताज्जुब नहीं, मुसलमान अगर बाइकाट कर दें वोटों का या नोटा जैसा आप कह रहे हैं वो करें,
तो कोई ताजुब नहीं बीजेपी जीत कर आ जाए, और वो उनको और बहुत बड़ा नुकसान है मुसलमानों को उसका। इनका जो डेयरिंग है उससे अंदाज़ा होता है कि अगर ये फिर उसी मकदार में असेंबली के पार्लियामेंट में आ जाएं तो पर्सनल लॉ को ही ख़त्म कर देंगे। तो आपका इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। आपका इलेक्शन ये है कि मुसलमानों के लिए जीने और मरने का है। दानिश्वर तबके का कहना है कि इंतखाबी अमल से अक़लियतों का दूर रहना एक तरह से खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। अक़लियतों का एक तबका मकामी MP मल्लिकार्जुन खड़गे से नाराजगी को भी इलेक्शन से आदमी दिलचस्पी की वजह बता रहा है। तो पिछले 5 सालों में मल्लिकार्जुन खड़गे से ये सवालात क्यों नहीं किए गए, उनसे बासपुर्स क्यों नहीं की गई कि आपने अक़लियतों के लिए क्या किया और आपने अक़लियतों को क्यों नज़रअंदाज किया। ये ऐन इंतखाबात के सामने इस तरह के मसले उठाने का मौका मुनासिब नहीं है। इस वक्त जो है मुल्क के हालात को सामने रखने की ज़रूरत है, और मुसलमानों की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त सेकुलर ताकतों को मुत्तहिद करें। अपना वोट सोच समझ के होश से इस्तेमाल कीजिए। आइंदा नस्लों के बारे में सोचिए। हम क्या, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या होगा? वो क्या खुशी से रह सकेंगे इस दुनिया? क्या ठीक से वो जी सकेंगे? क्या अपना हक मांग सकेंगे? इसके लिए सोचिए। मुल्क के तीसरे मरहले के तहत गुलबर्गा में 23 अप्रैल को पोलिंग होनी है और गर्मी अपने शबाब पर है। ऐसे में देखना होगा कि वोटिंग फीसद में कितना इजाफा होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। वहीं MIM सदर असदुद्दीन अवैसी औरंगाबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने अवामी राब्ते की शुरुआत औरंगाबाद के उस्मानपुरा इलाके से की। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी के साथ हजारों मद्दाहों का काफिला भी था। असदुद्दीन अवैसी ने घर घर जाकर खवातीन, माओं, बहनों और बुजुर्गों से खास मुलाकातें की हैं। साथ ही MIM वंचित अघाड़ी उम्मीदवार के हक में अपना कीमती वोट देने की अपील की। असदुद्दीन अवैसी तंग गलियों, स्लम बस्तियों में घूमते रहे और इस मौके पर जो दलित खवातीन थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। असदुद्दीन अवैसी जहां जहां जाते बुजुर्ग और खवातीन से दुआओं की खास तौर से अपील करते नजर आए। इस दौरान कुछ खवातीन ने असदुद्दीन अवैसी को हरी पट्टियां भी बांधी, साथ ही अपनी दुआओं से नवाजा। असदुद्दीन अवैसी का औरंगाबाद में 3 रोज का ये दौरा रहेगा। औरंगाबाद पार्लिमानी चुनाव में कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM और वंचित अघाड़ी के मुश्तरका उम्मीदवार इम्तियाज जलील पहली मर्तबा लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और तशहीरी मुहिम के तहत वो गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम ने इस तशहीरी दौरे का भी जायजा लिया। साथ ही हमारे नुमाइंदे असरुद्दीन ने इम्तियाज जलील से मुख्तलिफ मौज़ूआत और मौजूदा सियासी मंजरनामे के ताल्लुक से तफसीली बातचीत की। औरंगाबाद में पार्लिमानी चुनाव की सरगर्मियां जारी है। तमाम उम्मीदवार किस्मत आजमाई के लिए जोर लगा रहे हैं। हमारे साथ है MIM वंचित आघाड़ी के नामजद उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज जलील साहब इन दिनों देहातों के दौरे पर है। अब तक उन्होंने 24 देहातों का दौरा कर चुके हैं। क्या सूरत हाल है और वो क्या देखते हैं, उन्हीं से जानते हैं। इम्तियाज जलील साहब, आपका खैर। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने अब तक 24 देहातों का दौरा किया है, क्या मौक़िफ़ है, क्या लोगों के अंदर रुझान? देखिए, मजलिस को महाराष्ट्र में आए हुए 2014 में जब हमने 2 असेंबली की सीटें जीती थी और उसके बाद हमारे ऊपर जिस तरह की तनकीद की गई थी, हमारे को जिस तरह से टारगेट बनाया गया था कि ये जातिवादी पार्टी है, ये कम्युनल पार्टी है, इस तरह के आरोप कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस सब ने लगाया था। लेकिन जब से हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ, ऐसे छोटे गांव, कस्बे, देहात जहां पर
हम पहली मर्तबा जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों का जो रिस्पांस है वो देखते ही बनता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भरम और एक जो डर का माहौल तैयार किया गया था वो अब लोगों को समझ में आने लगा है ये सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत किया गया था करके। आज हर समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गांव के लोगों का रिस्पांस देखते ही बनता है। तो एक बहुत अच्छी बात हम समझते हैं हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए और औरंगाबाद ज़िले के लिए। जैसा कि आपने कहा कि एक डर और खौफ का माहौल एमआईएम के ताल्लुक से बनाया गया था, लेकिन अभी भी जो है तो ये कहा जा रहा है कि एमआईएम वोट काटने के लिए आई है, उसका मकसद सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है या सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाना। जी, आपको मैं इसका जवाब दूंगा और उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस वाले कभी मेरे सामने आए और मेरे साथ इस मुद्दे के ऊपर बहस करे। पिछले 20 सालों के अंदर मजलिस ने एक बार भी इलेक्शन नहीं लड़ा लोकसभा का। 20 साल के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले 20 साल में एक बार भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तब क्या वजह है? मुकाबला कौन करता था? कांग्रेस और राष्ट्रवादी ही मिलकर करती थी, सेना और भाजपा को हराने के लिए करती थी, लेकिन 20 साल में एक बार भी वो हरा नहीं पाए। एक बात तो तय हो गई है कि उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो सेना को हरा सकते हैं। हमने उन्हें 20 साल का मौका दिया, अब हम एक बार ये मौका हम अपने हाथ में लिए है और अब आपको नज़र आएगा 23 मई को कि सेना को हम कैसा पछाड़ते हैं औरंगाबाद में। 23 मई को पछाड़ने की बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपकी है तो उसके लिए है तो दर्जाबंदी है, किस तरह से आपका है तो मैथमेटिक्स है? मैथमेटिक्स की बात नहीं है। देखिए, चुनाव जब आते हैं तो औरंगाबाद की एक विशेषकर बात यह है कि बेफजूल के जो मुद्दे होते हैं जिनका आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, वोटों का बंटवारा करो और अपनी राजनीति चलाते रहो। लेकिन अब ये हुआ है कि हम लोग जो लोगों के बीच में जा रहे हैं अपनी काम की बुनियाद के ऊपर, लोग देख रहे हैं कि अरे ये तो आमदार है, ये एमएलए रह चुके हैं 4 साढ़े 4 साल और इनका काम क्या है, इन्होंने किस तरह का काम किए हैं, और उसी की बुनियाद के ऊपर आज लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमें ताकत दे रहे हैं। यही हमारा गणित है। गणित क्या रहेगा वो आपको 24 तारीख के दिन समझ में आएगा कि हम लोग कैसे वोट हासिल किया। हर एक की नींद हराम हो जाएगी कि ये एमआईएम पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट को मिले तो मिले कहाँ से इतने सारे वोट। शहर की तरक्की सिर्फ एक ही सियासी पार्टी के अतराफ घूम रही है, यानी यहाँ पर पिछले 20 साल से एक ही पार्टी का कैंडिडेट जीत कर आ रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ का कोई मंजरनामा बदला नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 20 सालों से जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता को कैसे भावनिक मुद्दों के ज़रिए अपने वोट हासिल करने के लिए कैसे कैसे गेम खेले जा रहे हैं। ये अब 20 सालों के बाद लोगों को समझ में आ गया है कि ये कब तक हम ये इन मुद्दों को लेकर चलते रहेंगे। क्योंकि कट्टर शिवसैनिक ही क्यों ना हो, वो भी आज ये कहता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे अच्छी सड़क चाहिए, मुझे गंदगी से निजात चाहिए, मुझे मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, उन्हें नौकरियां चाहिए। तो ये मुद्दे जो है अब शिवसेना का ही आदमी अगर कह रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आ गया है कि ये मुद्दों का शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। उनकी जीत, उनकी हार जो भी होती है वो सिर्फ इन भावनिक मुद्दों के ऊपर होती है। लेकिन हमने कहा है कि हम सिर्फ औरंगाबाद के विकास के मुद्दे के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे। आपने सहाफ़त में काफ़ी अरसा गुजारा है, औरंगाबाद को बड़ी करीब से देखा है, औरंगाबाद की तरक्की, औरंगाबाद का जमूद भी आपने देखा है। आज औरंगाबाद का नक्शा बदलने का आपको मौका मिल रहा है। एज आमदार आपकी काफ़ी तारीफ़ होती है, लेकिन ख़ासदार की हैसियत से आप क्या रोल निभाएंगे? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि औरंगाबाद शहर आज से 20-25 साल पहले एशिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी के अंदर गिना जाता था। बहुत तेज़ी के साथ तरक्की हो रही थी, शहर बढ़ रहा था। इन 20 सालों के अंदर हुआ ये है कि आज जो शहर महाराष्ट्र के हमसे बहुत पीछे थे वो आज हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम बहुत पीछे रह गए हैं। उसकी वजह क्या है? तो वही राजनीतिक नेतृत्व जिसने कभी भी ये नहीं ख्याल किया है कि हमको औरंगाबाद शहर की तरक्की करना है, विकास करना है। वही धार्मिक मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे। कभी औरंगाबाद संभाजी नगर किया, कभी ये कहा लोगों को कि तुमको खान चाहिए या बांध चाहिए। ऐसे ही मुद्दों को उठाकर वो करते रहे। इसमें यकीनन हमें ये जो मौका मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि अलग अलग समाज के लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें ताकत दे रहे हैं और एक बार चुन के आने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि विकास क्या होता है और किसने किया है और करने वाला है। आपके ताल्लुक़ से ये भी कहा जाता है कि आप एक मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो क्या वाकई ऐसा है या हकीकत कुछ और है? देखिए, ये सही है कि इस मुल्क के अंदर जात, धर्म, मज़हब बहुत मायने रखता हो।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं मुसलमान होने के साथ साथ इस मुल्क में मुझे रहने का अधिकार है। मैं बहुत एक गर्व से कहता हूँ कि ये भारत देश मेरा है। मैं संविधान को मानने वाला एक इंसान हूँ और संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, उसी तरह इम्तियाज़ जलील तुम भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसी का इस्तेमाल करते हुए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इम्तियाज़ जलील साहब। इनका साफ कहना है कि अब जो है तो वंचित आघाड़ी इक़्तिदार में हिस्सेदारी को यकीन बनाने के लिए मैदान में उतर चुकी है और सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस को ही इक़्तिदार में रहने का हक़ नहीं है, बल्कि वंचित भी उसके अहल है। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ मैं अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों पर मुश्तमिल कुल जमाती काउंसिल की जानिब से वोटर शऊर बेदारी जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रायचूर पार्लिमानी हल्के के तहत आने वाले 8 असम्बली हल्कों के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, मिली और समाजी रहनुमाओं, दानिश्वरों और माहिरीन तालीम ने शिरकत की। जलसे से मुख्तलिफ इलाकों के उलमाए कराम ने खिताब किया और कहा कि अपने वोट के हक का इस्तेमाल समाजी नुक्ता नज़र के साथ साथ मजहबी तौर पर भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस मौके पर मजहबी रहनुमाओं और दानिश्वरों ने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल और कौमी यकजहती और भाईचारे के लिए सेकुलर जमातों को वोट देने की अपील की। खुलासा यही है कि आज हम इसको समझें कि वोट जो है एक शहादत है और एक सिफारिश है और एक वकालत है। तो हम अगर अच्छे आदमी के हक़ में और अच्छी पार्टी, सेकुलर पार्टी के हक़ में अगर वोट देंगे, कल के दिन जितना खैर और इंसाफ होगा उन सब में सारे ही मुसलमान और पूरे बिरादरान वतन गोया कि उसके खैर में शरीक होंगे। बेदारी मुहिम वोट के ताल्लुक़ से उसमें मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ों से और रायचूर और यादगीर दोनों डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 500 उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और सबको ये बोला गया कि भाई हम कोशिश करना चाहिए 100% वोटिंग हो। इसके लिए जो है ना हर शख्स को ज़िम्मेदारी दी गई कि आप जो है ना पूरे मेहनत करते हुए, पूरे लोगों को बोलते हुए वोटिंग 100% कराना चाहिए। भिवंडी में बीजेपी उम्मीदवार कपिल पाटिल की इंतखाबी तशहीर में पहुंचे भोजपुरी फिल्म अदाकार मनोज तिवारी ने कहा कि आपका उम्मीदवार कपिल पाटिल इस शहर का चौकीदार है। उनकी सरपरस्ती में शहर को मजीद आगे बढ़ाना है, इसलिए उन्हें कामयाब बनाएं। मनोज तिवारी ने कहा कि इलेक्शन आ गया है, वोटों के शिकारी आएंगे, आपको लुभाएंगे, लेकिन आपको होशियार रहना है। वाज़ेह है कि भिवंडी में मुस्लिम वोटर्स के बाद सबसे ज्यादा वोट बैंक शुमाली हिंदुस्तानियों का ही है, जिसको लेकर सभी उम्मीदवारों की निगाहें इन्हीं वोटर्स की जानिब लग गई हैं। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश तावड़े और बीजेपी के उम्मीदवार कपिल पाटिल मैदान में हैं। राहुल कहते हैं कि गंगा जी का पानी कम हो रहा है, प्रियंका जी बोट में बैठ के घूम रही है, कहते राहुल तो बहुत बेवकूफ हो, गंगा जी में तो बोट चल रही है, जहाज चल रही है, तुमको समझे में नहीं आता। अब राहुल परेशान, तो राहुल जी कि जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोत है। रास्ते कर्नाटक के 14 पार्लिमानी हलकों में कल वोट डाले जाने वाले हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हो जाएगा। इन तमाम पार्लिमानी हलकों में तकरीबन 1 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। महकमा पुलिस ने तकरीबन 12,000 पोलिंग बूथ्स को हसास करार दे दिया है। दूसरी जानिब बेंगलुरु शहर के तमाम 3 पार्लिमानी हलकों में वोटिंग के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हर इलेक्शन में दीगर शहरों के मुकाबले बेंगलुरु का वोटिंग फीसद काफी कम ही रहता है। इस मरतबा समाजी कारकुनों, दानिश्वरों, मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने लोगों से अपील की है कि वो अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वोटिंग फीसद को बढ़ाने की कोशिश जरूर करें। जो 18 तारीख को जो इलेक्शन है कर्नाटका स्टेट के कुछ फर्स्ट फेज के अंदर, मैं तमाम औकाफी इदारों के मुतल्ली साहिबान को मसाजिद के अराकीन से दरख्वास्त करता हूँ कि कैसे हालत से अक़लियतों के वोट 40
5%, 50% जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 80-90% बढ़ाने का है। ये हमारा शरीयत का हक़ है और कैसी हालत से जमहूरियत को कायम रखना है और सर्कुलरिज्म को कायम रखना है। मतलब कर्नाटक के अंदर जो वो 2 फेज़ में इलेक्शन होने वाले हैं, एक 18 को 14 सीट्स की है और 23 को 14 सीट की है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके का ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी या एक ईद की तरह से मतलब लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है काफ़ी बढ़ेगी और ख़ासकर जहाँ पे निचले तबके के लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या माइनॉरिटीज़ रहते हैं, इनके बीच में भी जो है काफ़ी एक अवेयरनेस आया है कि भाई इस वक्त वोट की अहमियत हमको मालूम है कि 5 साल में एक बार वोट डालना है। और मौजूदा हालात को देखते हुए जो है मैं समझता हूँ कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है बढ़ेगी काफ़ी हद तक। कर्नाटक के रायचूर में एंड पोलिंग के करीब बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। रायचूर जिले के दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों और कारकुनों ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया। एक रिपोर्ट। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है, मुल्क के दीगर हलकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी सियासी जमातें एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। रायचूर में ऐन पोलिंग के करीब बीजेपी को मुश्किलात का सामना है। जिला के दाएं बाजू हिंदू तंजीमों के नुमाइंदगानों कारकुनान ने बीजेपी को खैराबाद कहते हुए कांग्रेस का परचम थामने का फैसला किया है। इन हिंदू तंजीमों में आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू वाहिनी और दीगर हिंदू तंजीमें शामिल हैं। शिवसेना रायचूर सिटी यूनिट के सदर जयचंद्रा रामन्ना गौड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी से मुंतखब होकर आने वाले अवामी नुमाइंदे हिंदू काज को भूल चुके हैं और हिंदू तंजीमों से वाबस्ता नौजवानों को मसाइल दरपेश होने पर बीजेपी लीडरान किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, जबकि अक्सर औकात कांग्रेस के ही लीडरान ने उनका साथ दिया है। जयचंद्रा ने 19 अप्रैल को रायचूर में होने वाले जलसे आम में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राहुल की मौजूदगी में हिंदू तंजीमों के सैकड़ों नौजवान कांग्रेस का परचम थामेंगे। आज हिंदुत्व और हिंदू लोग के लिए कुछ भी अन्याय हो, हम लोग आगे ठहर के धरनी किए और सत्याग्रह भी किए, लेकिन जो हमारे नाम पे जो वोट मांगते हैं वो लोग हमारे पीछे कभी भी हमारे साथ नहीं दिए। आज हमारे साथ रवि बोसरा साहब थे और हमारे को न्याय दिलाने में भी रवि बोसरा साहब थे, इसलिए आज रवि बोसरा साहब के नेतृत्व में आज हम सभी लोग ये निर्धार किए कि हम कांग्रेस ज्वाइन होकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे और रवि बोसरा साहब के साथ हम लोग काम करेंगे। जयचंद्रा रामन्ना गौड़ा ने कहा कि बीजेपी लीडरान सिर्फ अपने मफाद की खातिर हिंदुत्व का सहारा लेते रहे हैं और उन्हें हिंदू काज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इब्तिदा से ही तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती आ रही है। पार्टी और उनके उम्मीदवारों के दावे अपनी जगह हैं। अब फैसला आवाम को करना है कि किस पार्टी के दावे पर वो भरोसा करती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। और खबर बिहार से है, जहां सियासत में एक बार फिर सियासी घमासान देखा जा रहा है। सुशील मोदी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद अपनी जरूरत के लिए किसी के भी पैर तक पकड़ सकते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि हमेशा बीजेपी और आरएसएस को कोसने वाले लालू संघ और बीजेपी से मदद तक मांगने के लिए आए थे। झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव का चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में उनको सजा हो गई और उनका प्ली ये था कि जो 6 अलग अलग मामले चल रहे हैं उनका अलग अलग ट्रायल कराने की आवश्यकता नहीं है। उनका आरोप ये था कि ये सारे मामले एक ही प्रकार के हैं, एक ही कॉन्स्पिरेसी हुई है, इसलिए इन सारे मामलों को अलग अलग चलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई चली गई तो जो राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं, इन्होंने पहले अपना दूत प्रेम गुप्ता को श्री अरुण जेटली के पास भेजा और अरुण जेटली को यह मैसेज दिया उन्होंने लालू जी के बिहाफ में कि मैं आया हूं और आप इसे मदद कीजिए
पहले तो कि अपील में ना जाए सीबीआई, पहले तो यही प्रयास होता रहा कि सीबीआई अपील में ना जाए, और अगर अपील में चली भी जाती है तो उनके मामले का विरोध न करे, और उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसमें हमारी मदद कीजिएगा तो मैं 24 घंटे में नीतीश कुमार का इलाज कर दूंगा। आप हमारी मदद कीजिए इस मामले में, तो नीतीश कुमार को हम धूल चटा देंगे। और प्रेम गुप्ता के बाद 2 बार प्रेम गुप्ता गए मिलने अरुण जेटली से, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव और प्रेम गुप्ता, ये दोनों अरुण जेटली से मिले और बड़ी आरजू मिन्नत की और कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम नीतीश जी की सरकार को गिरा देंगे, और आप जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। हम जनता दल यू को तोड़कर और बिहार में सरकार बना लेंगे और नीतीश कुमार को हम और धूल चटा देंगे। और सुशील मोदी के इस बयान पर आरजेडी लीडर भोला यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लेते हैं। खत्म हो रहा है और इसका केंद्र में कहीं कोई सरकार बनने नहीं जा रही है और यूपीए की सरकार बनेगी, और इसके चलते इस तरह का अनर्गल आरोप ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पर और राष्ट्रीय जनता दल पर लगाने का काम कर रहे हैं। ये साबित कर दिया है जो ये परास्त हो चुके हैं। एलिगेशन कोई एलिगेशन नहीं है, ये बनावटी एलिगेशन है। इस तरह का एलिगेशन तो कोई किसी पर लगा सकता है जो फलाने, इसका क्या तथ्य है, क्या सबूत है, पेश करें। मुस्लिम सियासी लीडरों को दरकिनार करने के सबब बिहार के मिथिलांचल की सियासत तेजी से बदल रही है। लोकसभा इंतखाब में आरजेडी के अली अशरफ फातमी को टिकट न मिलने से फातमी ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। उधर कांग्रेस पार्टी के कदावर लीडर डॉक्टर शकील अहमद ने मधुबनी पार्लिमानी हलके से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ने का ऐलान करके अजीम इत्तेहाद के लिए मुसीबत भी जरूर खड़ी कर दी। आपको बताएं कि मधुबनी में अक़लियतों की बड़ी आबादी है, लेकिन मिथिलांचल में मुस्लिम सियासी लीडरों को सभी पार्टियों ने नजरअंदाज ही किया है। एक रिपोर्ट। 18 को मधुबनी का लास्ट नॉमिनेशन है। अगर उस दिन तक पार्टी ने कुछ नहीं किया तो मेरे लिए फिर मजबूरी होगी कि मैं पार्टी से अलग हूं। कि अगर शकील अहमद साहब को कांग्रेस का सिंबल, फिर समझ लें आप पर, कि कांग्रेस का सिंबल हाथ मिल जाएगा तो मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, उनका मदद करूंगा। लेकिन अगर उनको कांग्रेस का सिंबल हाथ नहीं मिलता है तो मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से या किसी पार्टी की हैसियत से मैं मधुबनी से चुनाव लड़ूंगा। बिहार के दरभंगा और मधुबनी में मुस्लिम सियासी लीडरों को नजरअंदाज करने के सबब अजीम इत्तेहाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरजेडी लीडर अली अशरफ फातमी का पहले ही टिकट काट दिया गया था। फातमी दरभंगा पार्लिमानी हलके की नुमाइंदगी करते थे और इस बार मधुबनी लोकसभा हलके से इंतखाब लड़ना चाहते थे। उधर मधुबनी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर शकील अहमद का इंतखाबी हलका रहा है। टिकट नहीं मिलने से डॉक्टर शकील ने मधुबनी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है। मधुबनी और दरभंगा मिथिलांचल का इलाका है। इस बदलते सियासी मंजरनामे पर सूबे में जमकर सियासत शुरू हो गई है। शकील साहब सीनियर आदमी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और पिछले हमारे साथ हम लोगों ने साथ राबड़ी देवी के कैबिनेट में काम किया है। बहुत भले आदमी हैं, लेकिन पिछले 10 साल से उनको कांग्रेस ने कहीं कोई ये नहीं किया। शकील साहब जैसे आपने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना करके रखा था, तो हम उम्मीद करते थे कि कहीं ना कहीं राज्यसभा वगैरह में उनको एकोमोडेट किया जाएगा या और कहीं एकोमोडेट किया जाएगा। अब अच्छी बात तो नहीं है इसका हम समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन अब कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, अब क्या कीजिएगा। डॉक्टर शकील अहमद एक सम्मानित नेता हैं, सिद्धांतवादी नेता हैं, आत्मसम्मान वाले नेता हैं, और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपने आत्मसम्मान खो करके, अपने सिद्धांतों को खो करके राजद के साथ अपने पूरे सिद्धांतों खो के गठबंधन किया और राजद ने जो भीख में टिकटें दी, उससे कितने ही कांग्रेस पार्टी के जो सम्मानित और आत्मसम्मान वाले नेता हैं उनको ये नहीं गवारा हो रहा है। और जिस तरह स्वार्थ के लोगों का ये स्वार्थ बंधन जो है वो निजी स्वार्थ के तहत सत्ता लोलुपता के कारण अति महत्वाकांक्षी नेताओं का एक जमावड़ा है।
डॉक्टर शकील के बहाने आरजेडी कांग्रेस पार्टी को कसूरवार मानती है, जबकि अली अशरफ फातमी के मामले में पूरी तरह से खामोश है। वहीं जेडीयू और बीजेपी को एक मौका मिल गया है और एनडीए शकील अहमद को नजरअंदाज करने का कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अजीम इत्तेहाद में वो सीट कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई है। इस पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के मुताबिक शकील अहमद का नाराज होना ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस में हमेशा पार्टी पर परिवार भारी रहा है और राहुल गांधी जी निश्चित रूप से केवल और केवल अपने परिवार और कहीं न कहीं अपने नज़दीक के लोगों पर ही चिंता की है। जिन्होंने पार्टी को सींचा हो वैसे वरिष्ठ नेताओं को कभी उन्होंने तरजीह नहीं दी। आज शकील बाबू अगर बाहर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं ये उदाहरण है कि कांग्रेस अपने पुराने वरिष्ठ नेताओं का कोई भी सम्मान तक नहीं कर पाई। शकील अहमद कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से हैं और पार्टी ने उन्हें प्रायः सभी महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर दिया है, सरकार में, संगठन में। तो यह कहना कि उनकी उपेक्षा की गई है, यह सर्वथा अनुचित है। वहीं अली अशरफ फातमी और शकील अहमद के बारे में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनिए। 6 बार पार्टी लगातार मौका देती रहेगी, चुनाव लड़े, कई बार जीते कई बार हारे, तो इसमें हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। अगर कोई सोच ले कि उसी का ठेकेदारी है कि हर बार ठेका उसी को मिलेगा चुनाव लड़ने का, चाहे एक जगह की बात है हर जगह की बात है, तो ये गलत फहमी में लोग हैं। महागठबंधन की बात बोले तो मधुबनी में जो है वहाँ भी शकील अहमद कर दिए, महागठबंधन में भी तय नहीं हो पाएगा, शकील अहमद भी वहाँ से नॉमिनेशन कर दिए पार्टी से छोड़ के। अब बीजेपी का करंट सांसद सब भाग रहा है, उसमें बड़े अच्छी बात है। आप लोकतंत्र है ना, पार्टी जिसको टिकट देगी वो लड़ेगा चुनाव, और जिसको नहीं मिलेगा तो वो उसका अपना है, जहाँ लड़ना चाहे लड़े, क्या दिक्कत। मधुबनी में बीजेपी के कदावर लीडर हुक्मदेव नारायण सिंह के बेटे अशोक यादव इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि अजीम इत्तेहाद के विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार बद्रीनाथ पूर्वे इंतखाब लड़ रहे हैं। डॉक्टर शकील अहमद के इंतखाबी मैदान में आने पर फातमी मधुबनी से इंतखाब नहीं लड़ेंगे, लेकिन इतना साफ है कि मुस्लिम लीडरों की नाराजगी अजीम इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाएगी। न्यूज 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस मौके पर उनके साथ पूनम सिन्हा भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि पूनम सिन्हा अभी पार्टी में शामिल हुई हैं और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जी आप समाजवादी पार्टी को समझते हैं और जो गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी उसको भी आप जानते हैं। कई मौकों पर सपा, बसपा और आरएलडी ने साफ कहा है और किया है कि हमारा गठबंधन सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। अखिलेश जी, आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो है डिम्पल जी से और पूनम जी से है कि जो आजम खान का जो मुद्दा है, बीइंग लेडी, इस पे आपका क्या रिप्लाई है? क्योंकि जिस तरीके से उसकी चारों तरफ क्रिटिसिज्म हो रही है, आप चूंकि दोनों लोग महिला हैं और आपका उस पे क्या कहना है? पहले मैं बता दूं, फिर दोनों लोग बता देंगे, तो 3 लोग जवाब देंगे तुम्हारे एक सवाल का। देखिए, समाजवादी पार्टी को बार बार ये नहीं कहना चाहिए और न कहना चाहता हूं मैं, जितना समाजवादी पार्टी में महिलाओं का, बेटियों का, लड़कियों का किया है वो कभी दूसरे दल से कम नहीं है। और मैं कई मौकों पर कहा हूं, शायद जब पहली बार मैंने बोला होगा तो आप नहीं रहे होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा है कि ध्यान हटाने की सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई आता है लखनऊ, और खासकर पुलिस से संबंधित अगर कोई मामला है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने पुलिस को बदला है या पुलिसिंग को किस तरीके से बदला गया है, रिस्पांस सिस्टम क्या बदला गया है, लड़कियों को और बेटियों को सुरक्षा देने के लिए क्या व्यवस्थाएं बदली हैं, तो सबसे पहले देश की जितनी भी पुलिस आती है वो 100 नंबर को देखती है, फिर 1090 को भी देखती है। और शायद आप में से बैठे हुए बहुत सारे इस बात के गवाह होंगे कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या कई जो
आईपीएस के बड़े बड़े फंक्शंस हुए हैं जिसमें नेशनल लेवल के ऑफिसर्स आए हैं, वो आपने कवर किए होंगे 100 नंबर की बिल्डिंग में जाकर के। समाजवादी पार्टी ने सुरक्षा देने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन आजम खान साहब के किसी शब्द को उठा करके और किसी बात को लेकर के इतनी चर्चा की गई है। मैंने भी जवाब दिया था कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता सभी बेटियों की, महिलाओं की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान हमेशा किया है और करेंगे। लेकिन चुनाव है, इसलिए एक्सप्रेस में मुद्दा नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि देश के जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश के रहे हों, चाहे और प्रदेशों के रहे हों, क्या आपने 100 नंबर दिखाया कि नहीं दिखाया उनको, ये बताएं हमें। क्या नेशनल लेवल पर यह बात नहीं कही गई कि उत्तर प्रदेश का 100 नंबर, डायल 100 इज एन एग्जाम्पल? क्या सबसे पहले चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में जब पुलिसिंग पर मीटिंग हुई थी दिल्ली में, क्या उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने 100 नंबर डायल 100 की तारीफ नहीं की थी क्या? और 1090 में जाएं, आप देखिए कि किस तरीके से लड़कियों की, बेटियों की मदद हुई है। लाखों लाख लड़कियां हैं जिनकी मदद हुई है। बहुत सारी लखनऊ में एनजीओ वो काम करती हैं जिन्होंने लड़कियों को, बेटियों को बचा करके सम्मान देने का काम 1090 के माध्यम से किया है। लेकिन कमाल के हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 1090 खत्म कर दिया, कभी किसी चैनल ने नहीं दिखाया। आपने भी सवाल नहीं पूछा होगा, 1090 पे अगर सवाल पूछा होगा तो शायद हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बता पाए होंगे कि 1090 क्या चीज है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दो। और सबसे ज्यादा लैपटॉप दिए लखनऊ में, आप पता कर लीजिए लड़कियों को, बेटियों को मिले कि नहीं मिले। समाजवादी पेंशन जैसी योजना चलाई, 55 लाख महिलाओं को दी हमने, कैसे भूल जाओगे आप? ये चुनाव है, ताकत किसी और के पास है ध्यान हटाने की, बस उसी से बचा लो हमें और हमारी पार्टी को। अगर आप वाकई में हमारे समझदार साथी हो, वैसे मुस्कुराने से तो लग रहा है कि ये साथी हमारा ही है। अब मैंने इतना बोल दिया, उनका समय खत्म। डिंपल से पूछना चाहे पूछ लीजिए। नहीं, अब जवाब दे दिया, उसके बाद क्या जवाब देना है? डिंपल दे देंगी जवाब। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी जो होती है, ये ठीक बात नहीं है। और मैं समझती हूँ कि जब हमारे दयाशंकर सिंह जी ने, भाजपा के जो हैं, जब मायावती जी पे जब इतनी अश्लीलता वाली जो बात कही थी, और मैं समझती हूँ तब मीडिया वालों ने इतनी बढ़ चढ़ के बात क्यों नहीं उठाई है। इसके अलावा प्रियंका गांधी जी के खिलाफ बोला गया है, हमारे खिलाफ बोला गया है, तो तब मीडिया वाले बात क्यों नहीं उठाते हैं? जब भाजपा के किसी प्रत्याशी के खिलाफ बोला जाता है तभी ये बात क्यों उठती है? और मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, इस तरह के काम और राज्यों को भी करने चाहिए। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह के काम का अच्छा प्रचार करें, क्योंकि प्रचार हम ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन आपके पास ताकत है, तो हमारे ऐतिहासिक कामों का प्रचार करिए। जो हमने महिलाओं की सुरक्षा की तरफ जो काम किए है उनका प्रचार करिए, और इन छोटी छोटी बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि इलेक्शन टाइम है, जैसे कि आपने बताया है कि ध्यान भटकाने की जो ताकत है वो भाजपा के पास है, तो इन सब से हटके अब जो काम सरकार पिछले 5 साल में करे वो बताने का जब समय आ गया है, तो अब हमें ये बताना है कि हमने क्या किया है और जो सरकार है, जो जानने वाली सरकार है, उन्होंने क्या किया है। धन्यवाद। और इसी के साथ साथ हम ये और बता दें, भाजपा की साजिश आपने नहीं बताई, मैं आपको जानकारी दे दूं और उसको आप पता भी कर लेना। भाजपा की साजिश हमेशा ये रहती है, जिससे घोषणा पत्र जारी कराते हैं, आने वाले समय में उसको रिटायर कर देते हैं, उसकी टिकट काट देते हैं। नहीं, आप समझ गए होंगे, आप समझ गए, अभी बात और चलने दो। और देखिए, लखनऊ का विकास अगर किसी ने रोका है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने साजिश की है लखनऊ के साथ। और साजिश किसके साथ की है, वो जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। बताओ, पहली बार 2014 में जिन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा था भारतीय जनता पार्टी का,
क्या उन्हें टिकट मिली? चुनाव के बाद उन्होंने हमारे साथ हरी झंडी दिखाई थी कानपुर में मेट्रो की। बताओ, मेट्रो चल गई कानपुर में। अब वो पत्र लिख रहे हैं और वो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर। तो समझ लीजिए 2019 का भी घोषणा पत्र किसी से पढ़वाया है। आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है उनके खिलाफ, और उसी साजिश की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ का पूरा काम रोक दिया। तो समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव, साथ ही साथ डिंपल यादव और उनके साथ मौजूद थी पूनम सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की एहलिया है पूनम सिन्हा, जिन्हें लखनऊ से टिकट दिया गया है। तो तमाम जो सियासत की खबरें हैं उनसे हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। बिहार का रुख करेंगे, जहां मिथिलांचल के इलाके में सियासी पार्टियों की जानिब से मुस्लिम लीडरों को नजरअंदाज किए जाने पर मुस्लिम तंजीमों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। दरअसल दरभंगा और मधुबनी में आरजेडी लीडर अली अशरफ फातमी और कांग्रेस पार्टी के लीडर डॉक्टर शकील अहमद को लोकसभा का टिकट न दिए जाने पर मिथिलांचल में जमकर सियासत हो रही है। वाज़ेह है कि पार्टी से नाराज होकर अली अशरफ फातमी ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है और डॉक्टर शकील अहमद आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रहे हैं। इस इलाके में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। डॉक्टर शकील अहमद और अली अशरफ फातमी मिथिलांचल के बड़े लीडरों में शुमार होते हैं। जमीयतुल उलमा बिहार के मुताबिक मुस्लिम लीडरों को हाशिए पर लाने की सियासी पार्टियों की ये एक साजिश है। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।